अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, आज शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाया गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका यौम विलादत सिर्फ पाकिस्तान में मनाया गया। वो शायर मशरिक थे, वो शायर मशरिक हैं, वो मुफक्किर पाकिस्तान थे, वो मुफक्किर पाकिस्तान है। लेकिन जो उनकी पोइट्री है वो बड़े सग़ीर के तमाम लोगों के लिए मशअल राह बनी। और सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले नहीं, दुनिया में जिन जिन ममालिक में उनके चाहने वाले या उनके मदाह बसते हैं, आज वहाँ वहाँ उनका यौम विलादत मनाया गया होगा। दूसरा, मैं ये भी कहूँगी, बचपन से हम एक शेर सुनते आए हैं और कभी भी किसी को क्लास में कहा जाता था कि अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाइए, तो वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम ये बचपन में सुना दिया करते थे। ये बड़ा बोरिंग लगा करता था हमें उस वक्त कि क्या क्लासरूम के चार्ट्स पर भी यही शेर हमें नज़र आता है। किसी उसमें चले जाते थे सेमिनार में, तो वहाँ पर भी जिसको उठा दिया जाए तो वही बच्चा ये वाला शेर सुना दिया किया करता था। लेकिन शायद हम उस वक्त भी इसके मानी और मफहूम समझने से कासिर थे, हम आज भी इसके मानी और मफहूम समझने से कासिर हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, अगर हम इस पहले फ़िक्रे पर गौर कर लें तो दूसरा फ़िक्रा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम पहले फ़िक्रे पर काम ना करें। मैं मज़ीद ब्रीफ नहीं करूँगी अपना बाकी का ये कि हम किन टॉपिक्स पे बात करें, क्योंकि इट्सेल्फ पहले फ़िक्रे में ही इतनी अकाउंटेबिलिटी है जो इंडिविजुअली हमसे शुरू होती है। अगर हम कोविड की तरफ चले जाएँ तो हम बाद में आते हैं स्टेट की तरफ, बाद में आते हैं इंतज़ामिया की तरफ, बाद में आते हैं गवर्नेंस की तरफ। पहले हमारे अपने भी कुछ हुकूक हैं, कुछ अपने ही फ़राइज़ हैं जो हमने पूरे करने हैं। हम जाके PDM की भी आगे बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज आ जाती हैं। डेमोक्रेसी के हवाले से हम बात करते हैं, जमहूरी मुल्क है, लेकिन क्या खुदी को कर बुलंद इतना, वहाँ पर सब सियासी जमातें भी काम कर रही हैं। और आखिर में हम ब्यूरोक्रेसी की भी बात करेंगे, जो कि रियासत का एक दूसरा हम अहम पिलर के तौर पर उसे देखते हैं। फिर इसमें अदलिया का रोल, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उमर साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो मैंने जैसे कि गुफ्तगू का आगाज़ किया अल्लामा इकबाल के खूबसूरत शेर के हवाले से, आज जनाब शिबली फराज साहब ने भी इसी शेर का हवाला देकर आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया, और साथ ही साथ उनके कुछ अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि शायर मशरिक ने हमें शुरू में ही हकीमाना दर्ज दिया था कि हम किस तरह से आगे लेकर अपनी कौमों को चल सकते हैं। खुदी का वलवला अंगेज पैगाम देकर दूसरों पर इन्हें सजाए, नौजवान नस्ल को अपनी दुनिया आप पैदा करने का हकीमाना दर्ज दिया। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले इसी शेर के फलसफे को लेकर जरा बताइएगा, क्या पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक चलाया भी जाता है? हम इसमें सबकी बात करें, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम जैसे लोग जो कि शहरी हैं पाकिस्तान के, वो उसमें मौजूद हैं, और पैगाम जो था वो हमारे समझदार फर्ज के लिए था। और बहैसियत कौम, आपने अगर उसको जायजा लिया जाए तो देखना ये होगा कि कौम की हैसियत से हमने उस पर अमल किया या नहीं। अगर हमारी जिंदगियों में ये चीज सारी उसी तरह आ जाती जिस तरह के अल्लामा इकबाल की सोच थी, तालीम थी, उसमें बहुत सारी कुछ हैं। जवान के लिए, जवान नौजवानों के लिए इकबाल के शाहीन का पैगाम है, खुदी का पैगाम है। फिर आप देखिए कि एक कौम के जिंदा होने का, एक मोमिन बनने का एक दर्स दिया हुआ है कि आप अगर मोमिन होंगे तो फिर आप किस मकाम पे होंगे। अब ये वो चीजें हैं जो कि इज्तिमाई तौर पे कौम ने अपने अंदर पैदा कर दी थी, वो नहीं हुई। हमने ना तो कायदे आज़म के फरमूदात को सामने रखा और ना ही अल्लामा इकबाल की शायरी से वो सबक हासिल किया। अल्लामा इकबाल की जो मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, वो जाहिर है कि वो ये कहते थे कि मुझे रोज़े क़यामत उनके पाँव चूमना, उनके कदम चूमने का शर्फ हासिल ना हो अगर मैंने अपनी तमाम शायरी में इश्क़ रसूल न दिया। तो वो सारी चीजें अगर आप देखें तो वो मफकूद होती जा रही। क्या आज नौजवान वो जो इकबाल के शाहीन का जो उनका तस्वर था वो उसकी तरह है? तानासानी बहुत ज्यादा आ गई जिंदगियों में, तवज्जो जो है वो ज्यादा नुमाइश की तरफ चले गई। जो
आप बात कर रही थी, जो हमने शेर का कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, वो अल्लाह ताला के बताए हुए दीन और उसके असूल और उसके रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक जब कोई आदमी जिंदगी गुजारता है तो वो खुद ब खुद अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि फिर वो उसकी मर्जी और उसकी रजा के मुताबिक उसको सब कुछ मिलता है, उसकी आखिरत उसके मुताबिक आती है। लेकिन वो भी हमारी जिंदगियों से मकबूल है। तो जब खौफ खुदा अंदर नहीं मौजूद रहा कि आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए खौफ खुदा पे अमल करें, तो फिर वो कौमों की तकदीर नहीं बदलती जो रब्बुल आलमीन आपके हाथ में दे देता है तकदीर, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं। तो उस लिहाज से पूरा माशरा, पूरा मुल्क एक इंतहाद का शिकार रहा, जिसकी वजह से हम अपने दोमा की, अपने आलमों की और हमारे जो रहनुमा थे उनकी बताई हुई जो तालीमात थी या उनके बताए हुए रास्ते थे उससे दूर हटते गए। तो उसका नतीजा यही है कि हम बहैसियत कौम जिस मंजिल तक पहुंच सकते थे हम नहीं पहुंचे, हम उससे बहुत पीछे रह गए। तो बाज अचीवमेंट्स हैं हमारी साइंस के मैदान में या खेल के मैदान में, कहीं कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि हम कह सकते हैं, लेकिन उनका उस रूहानियत से, इंसान के उस कैरेक्टर से वास्ता नहीं है जो एक मुसलमान माशरे में होना चाहिए। लिहाजा जब आपको दौलत की लालच, पैसे की लालच पड़ जाए तो फिर आप देख लीजिए, अगर आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी खत्म हो जाए, ईमानदारी खत्म हो जाए, ये सारी चीजें हैं जो कि अखलाकियात से जो जुड़ी हुई है, और अगर वो खत्म हो जाए तो माशरा कमजोर पड़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माशरे में इंसाफ का हसूल होना। अगर इंसाफ आपके पास नहीं, आपको नहीं मिलता, तो जालिम जो जुल्म करता है उसका जुल्म बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंसाफ नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो कि मतलब मेरे सवाल का भी वही जवाब जना साहब कि हम उस विजन पर अमल करने से अभी भी कासिर हैं, हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, बहुत दूर हैं, उससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर। ठीक है। कामरान, जना साहब ने कुछ रूहानी कैफियत का जिक्र किया कि हम मजहब के मामले में भी उन चीज़ों से बहुत दूर हैं, लेकिन मेरा मानना यह जो मैंने पढ़ा है कि दीन और दुनिया साथ साथ है। हमें मजहब को भी साथ साथ लेकर चलना है और हमें दुनियावी चीज़ें भी साथ साथ लेकर चलनी है। लेकिन हुक्मरान इकबाल के अफकार पर अमल करने के दावेदार तो हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक चलाया जाता है? मेरा नहीं ख्याल चलाया जाता है। और आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि हमारे जब स्कूल के ज़माने में जिस तरह आपने अशार का जिक्र भी किया और पढ़ाया भी जाता था, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन के लोगों को पता ही नहीं होता कि कब उनका यौम पैदाइश है, कब यौम वफ़ात है। एक आध अब तो सोशल मीडिया की वजह से और भी आसान हो गए, एक आध ट्विटर पे पैगाम आ जाता है तमाम लीडरान की तरफ से कि आज यौम इकबाल है और उसके हवाले से एक सरसरी सा मैसेज आ जाता है। अगर बचपन में हम देखें तो बाकायदा तौर पर ज़ाहिर है कि एक PTV हुआ करता था, पूरा दिन स्पेशल ट्रांसमिशंस होती थी। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की जो हमारी जनरेशन है, जिन अशार का आपने जिक्र किया, जो अफकार अल्लामा इकबाल के थे, आप बुला लें उनको यहाँ पर, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अल्लामा इकबाल के बारे में इससे ज़्यादा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा या दो चार जो एक लगी लिपटी बातें हैं, अदर देन दैट लोगों को नहीं पता कि उनका असल फ़लसफ़ा और जो आपने अब जिक्र किया कि दीन और दुनिया को साथ लेकर के चलना, उन्होंने खूबसूरती के साथ इस बारे में जिक्र किया कि इस्लाम कोई आइसोलेशन में नहीं चलता। आप साइंस को भी साथ मिला के चल सकते हैं, बाकी दुनिया के मामलात को भी लेकर के आगे चल सकते हैं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में बिल्कुल भी जो हमारी हुकूमतें हैं, जो पूरी स्टेट की मशीनरी है या ओवरऑल भी जो हमारा तरीक़ाकार है, वो बिल्कुल उस पर फोकस नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल में ये जो पैगामात भी आज भी हम भी बैठ के यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, यौम इकबाल है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो पैगामात है वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर हैं। उससे बेहतर तो मुझे लगता है कि जो पैगाम मैं अभी ट्विटर पर देख रहा था, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने उर्दू में हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अच्छा पैगाम उन्होंने यौम इकबाल पर दिया। तुर्की में चले जाएँ, वहाँ पर ज़्यादा लोग जानते हैं इकबाल को। आप जर्मनी में चले जाएं, वहां पर ज्यादा तहकीक हो रही है इकबाल के ऊपर बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना सिर्फ हमने इकबाल के पैगाम को, बल्कि जो पाकिस्तान का असल बनाने का मकसद था, जितने जो हमारे आबाओ अजदाद की या बड़े जो लीडरान गुजरे, जो भी उनके रानुमा असूल थे, उनसे तो बहुत दूर हम जा चुके हैं। और आज अगर मेरे ख्याल में उन पर कंप्लीट अमल दरामद करना तो एटलीस्ट हमारी जनरेशन में तो नामुमकिन नज़र आता है। पहला जो स्टेप मेरे ख्याल में जो लिया जा सकता है, अगर हम अल्लामा इकबाल से इतनी मोहब्बत करते हैं, कि अगर हमने किसी के साथ इख्तिलाफ करना है, दलील के साथ करें और अखलाकियात के ज़ुमरे में रहकर करें। क्योंकि गुज़श्ता 2-4 सालों में ये हुआ है, अगर आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक अखलाकियात के हवाले से हम इतना नीचे गिर गए हैं।
और उसमें हमारे बड़े लीडरान भी शामिल है तमाम जमातों के। मेरे ख्याल में इख्तलाफात होते हैं, कम से कम एक तमाम जो जमातें आपस में ऐद कर लें कि इख्तलाफात करेंगे लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को भी हम ये बताएं कि इख्तलाफात किस तरह किया जाता है। क्योंकि माजी में चले जाएं जब पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद हो रही थी, जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ कभी आपने सुना कि कायद-ए-आज़म ने या अल्लामा इकबाल ने गांधी या नेहरू के बारे में, या नेहरू और गांधी ने कायद-ए-आज़म या अल्लामा इकबाल या बाकी जो लीडरान के बारे में कोई गलत जुबान इस्तेमाल की हो? तो वो तो, और हम आज अगर यहाँ बैठे हैं तो देख लें कि हमारा अखलाकियात का क्या मेयार है। तो शायद पहला कदम हम जो मेरे ख्याल में एक बेबी स्टेप यही ले सकते हैं कि जो हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ऊपर चला गया है, जातियात पर जो हमले करते हैं, शायद अगर वो हम कर लें तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप होगा। अदरवाइज ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता, हम तो बहुत अब दूर जाते जा रहे हैं जो अल्लामा इकबाल के जो अफकार थे, जो उनके तालीमात या जो उनके जो भी असूल थे। रज़ा रोमी साहब, महज़िब माशरे का जिक्र किया यहाँ पे कामरान ने कि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो टेम्परेचर हम देखते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज, कुछ इस तरह के अल्फाज के आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि आप खबरनामा देख रहे हैं। फिर इकबाल के ही फ़लसफ़े से मैं आऊँगी, शिकवा जवाब शिकवा का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि रातों रात उन्होंने किया। मतलब वही बात आ जाती है कि मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और महज़िब अफकार, हम इसके मुताबिक देख रहे हैं पाकिस्तान को चलता हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है? ज़रियाब, इससे पहले सभी ने यही कहा है कि नहीं हो रहा, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि हमने वो मसला ये रहा है कि हम पटरी जो होती है ना आज़ादी के बाद, 1947 के बाद, हम उस पटरी से ही उतर गए थे बहैसियत एक माशरा और बहैसियत एक नौज़ायदा रियासत। उसमें जो जो हुआ है तारीख में वो सबके सामने उसको दोहराना अभी आज पे मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जो आपने इकबाल के हवाले से बात की, देखिए अल्लामा इकबाल का वो बिल्कुल रूहानियत का और मुसलमानों को दोबारा से बेदार करने का जो पैगाम था वो आज भी रेलेवेंट है। आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों की जिस तरह से तज़यीक हो रही है, जो उनका इमेज किया गया है, इकबाल के ज़माने में भी यही था, क्योंकि कॉलोनियल एज थी, और इकबाल का मैसेज यही था कि किस तरह से जो मुस्लिम्स हैं उनको एम्पावर किया जाए तालीम और शऊर के साथ। मगर उससे भी ज़्यादा अहम और भी अफकार हैं इकबाल के जिनको कि यकसर फरामोश किया हुआ, क्योंकि हमने बड़ी सिलेक्टिवली उनकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो हमें सूट करता है। अल्लामा इकबाल का एक पूरे सीरीज़ है लेक्चर्स की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट के नाम से, जिसमें कि उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में इज्तिहाद पर जोर दिया हुआ है। उन्होंने साइंस और जदीदियत की बात भी की है, और जिसमें फिर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि आज के ज़माने में जो इज्तिहाद होता है या जमहूरियत जो है, पार्लिमान जो है, उसका एक बहुत अहम रोल होता है। वो भी हमने टोटली फरामोश किया। उसके अलावा इकबाल की शायरी में आप देखें ना कि और जो पैगामात हैं, मसलन उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, या वो जिस खेत से दहकां को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर पोशाए गंदुम को चला दो, ये बातें भी की इकबाल ने। लेकिन इनका जिक्र नहीं होता जो कि बराबरी, मसावात, माशी मसावात, समाजी बराबरी के जो पैगामात हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमने तवज्जो ही नहीं दी। हमने काइकॉन बना के वो उनको लगा के दीवार के ऊपर बस भूल गए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इसके ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि तालीम जो है हमारे यहाँ, तालीम का पूरा ढांचा है, जो करिकुलर है, उसको भी अब देखने की ज़रूरत है। और साथ में जो आपने बात की अखलाकियात की, वो तो सबको पता ही है कि कितने नीचे गिर गई हुई है, कम से कम सियासत के मैदान में। तो ज़ुनैरा, हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, देखने में तो बहुत खामोश तबीयत नुमा महसूस हो सकता है कि हम अफकार पर बात करें, क्या बात करें, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं टुवर्ड्स व्यूज़ मेकर्स के व्यूअर्स को। तो मैं फिर यंग जनरेशन की तरफ ही आऊँगी और फिर लेके जाऊँगी शिबली फराज साहब के इस कमेंट पे, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया। तो आपको लगता है कि हमारी जो हुकूमती जमातें हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, वो दावा तो करते हैं उनके अफकार का, उस पर अमल करने का, लेकिन उस विजन को लेकर चल भी रहे हैं आगे?
ऑफ कोर्स जैसे सारे कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल नहीं लेके चल रहे विजन को, बल्कि इफ़ आई मे से कि हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं तो शायद वो ज़्यादा करेक्ट होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है ब्रसल्स में, और वहाँ पे उन्होंने पूरा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे अल्लामा इकबाल के अब तक जितने रिसर्च और थीसिस वर्क हुए हैं वो उन सबको पॉलिसी डोमेन में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब आप देखें कहाँ शायर मशरिक़ और वो इस वक्त मगरिब में पॉलिसी लेवल पे अगर स्टडी होना शुरू हो गए हैं तो फिर कस्टोडियन कौन हुआ उनका, उनकी थॉट का और उनके प्रोसेस का सारे का। तो वो लोग उसको लेके कहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग तो बिल्कुल ही डिके की तरफ जा रहे हैं। आई वुड से रज़ा ने जिक्र किया रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का। आप उन 6 लेक्चर्स के ऊपर बैठ के अगर डिबेट कराएंगे आपको लोग मारने आ जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे बात करने का, रिलीजियस थॉट पे बात करने का मतलब एक ख़ास मतलब होता है, यू नो व्हाट आई मीन। पॉलिटिकल थॉट अगर इकबाल की ले लें, सोशल थॉट ले लें, हर चीज़ को लें, इतना बड़ा फ़लसफ़ा आपके पास है, एक पूरा वे फॉरवर्ड आपके पास है, लेकिन कोई तैयार तो हो उसको समझने के लिए। अब जिस तरह हम हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट से हटा के उसको अपने यूज़ में लाने की कोशिश करते हैं, और आपने भी कहा कि उनका पहला शेर का जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा होता है, जब तक आप दोनों ना देखें आपको पूरी बात समझ नहीं आती। तो उसमें वो ये तो कह देते हैं कि जी लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तो मुसलमानों उठ के खड़े हो जाओ, तुम लोगों ने तो दुनिया को लीड करना है। ये नहीं बताते कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अमानत का, शुजात का, कि पहले सादिक और अमीन तो बन जाएं आप, सोशली इस कोहेजन में तो आ जाएं कि आप लोग ऐसे इंसान हो, मोमिन होने के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आप में मौजूद होंगे तो फिर आप दुनिया की इमामत के काबिल होंगे ना। तो वो नहीं है तो देख लें फिर इमामत कौन कर रहा है। सो बेसिकली हम लोग ये डिस्कशंस क्यों नहीं करते सोशली, और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रेटिंग्स नहीं आती है ऐसे टॉपिक्स की। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रेंड्स किस तरफ चले गए हैं, मटीरियलिस्टिक, सुपरफिशियल डिस्कशन, स्पाइसी डिस्कशन, गॉसिप होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। तो फिर इकबाल को बैठ के याद ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। मुज़म्मिल साहब, योर टेक। आपने बार बार शिबली साहब का हवाला दिया कि उन्होंने आज कहा है, तो मुझे इकबाल का एक मिसरा याद आ गया, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। तो इकबाल ने तो हर मौके के लिए, हर बात के लिए शेर कहा है। शायद ये शेर शिबली फराज साहब के लिए आज ज़्यादा मौजू है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल जब मेरे पास पहुंचा तो क्या हम आज इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो मैंने जितने अभी मेरे ये नाक़िस इल्म था उसमें ये ढूंढने की कोशिश की कि इकबाल के विजन में यू टर्न की कितनी गुंजाइश है। और इकबाल ने हमें कहाँ बताया कि यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है, और बड़े लीडर के बुनियादी खसूसियात में यू टर्न लेना शामिल है। और मैं ये तो कहीं नहीं मिल सका कि इकबाल ने कहा हो कि बड़ा लीडर वही होगा कौम का जो यू टर्न लेगा। अभी ज़ुनैरा कह रही थी सबक फिर पढ़ सदाकत का, अमानत का, शुजात का। अब उन्होंने तो नहीं कहा सबक फिर पढ़ यू टर्न का। तो अगर इकबाल के विजन के मुताबिक चलाना है तो फिर यू टर्न को कहाँ ले जाएंगे हम, क्योंकि हमें तो आज ये बताया जा रहा है कि जो यू टर्न नहीं लेता वो बड़ा लीडर नहीं है, वो कौम की इमामत नहीं कर सकता, वो कौम को आगे लेकर जा ही नहीं सकता जो यू टर्न ना ले सके। तो अब इकबाल के विजन को देखूं या यू टर्न को देखूं, मुझे समझ नहीं आती है। तो इसलिए हमें इकबाल के विजन के मुताबिक अगर पाकिस्तान को चलाना है तो फिर तो पाकिस्तान में जमहूर का राज होगा, अवाम की हुक्मरानी होगी, और ये डीप स्टेट नहीं हो सकेगा। और फिर यहाँ पे रियासती इदारों को फ़ैसले करने का इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि इकबाल ने तो आम आदमी की बात की है, इकबाल ने तो फ़र्द की बात की है और कहा है कि आम आदमी के हाथ में सब कुछ होगा। तो लिहाजा अगर हमने पाकिस्तान को इकबाल के विजन के मुताबिक चलाना है तो फिर तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ पे आम आदमी का राज होगा, और फिर सिक्योरिटी इदारे उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दे देंगे, और फिर वो इकबाल के विजन के मुताबिक कैसे चल सकेगा। तो लिहाजा मुझे नहीं नज़र आता कि इस मौके पे हम इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को चला सकते हैं।
इस वजह से सिचुएशन चल रही है, चाहे हम रियासत के इदारों को देखें या फिर दीगर डिपार्टमेंट्स को देखें, मैं इतना सिर्फ कहूँगी कि बेशक हम इस वक्त उस अफकार पर अमल करते हुए, उन तालीमात पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि हमें इंडिविजुअली ख़ुद का एहतसाब करना होगा, हमें ख़ुद को सबसे पहले इस बारे में आगे रखना होगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी आके बनती है। जब तक हम वो खुद नहीं पूरी करेंगे, हम बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए क्या करें क्या नहीं करें। रही बात हुक्मरान जमात की, चाहे ये हुक्मरान जमात हो या फिर माजी में रहने वाली दीगर हुक्मरान जमातें, अभी भी हम इन अफकार से बहुत पीछे हैं। जहाँ से ये 2 नेशन थ्योरी की जो आइडियोलॉजी है वो मंजर आम पर आई थी और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो तकमील की करता हुआ अपनी मंजिल की जानिब पहुँचा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, जिसकी दूसरी लहर जो है वो जारी है इस वक्त और सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। आज के ये जो केसेस हैं 1650 नए केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं इन 24 घंटों के दौरान, और मुल्क के इस वक्त बता रहे हैं कि 3 बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर शरह 15% से तजावुज़ कर गई है, जिसमें ये फेडरल इस्लामाबाद भी शामिल है, जहाँ पर बहुत सारे केसेस जो हैं वो डे बाई डे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो G8 का इलाका बताया गया, G6 का इलाका बताया गया, यहाँ पर ज़रा कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हर दिन के साथ क्या हम बड़े ख़तरे और नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हुकूमत की तरफ से जो पहला वाला लॉकडाउन था उसकी सिंसियरिटी थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही। मुजम्मिल साहब, आपसे आगाज़ करूँ, ज़रा बताइएगा, जिस तरह से हम एक एक दिन गुजार रहे हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हम खतरे के करीब तक जाते चले जा रहे हैं, बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैंने फिगर्स आज भी देखे हैं, 33,000 के करीब टेस्ट हमने किए हैं, और जबकि अभी डेथ रेट सिर्फ आज 9 था और उसमें 8 हॉस्पिटल में डेथ हुई हैं और 1 घर में हुई है। और अभी भी मतलब ठीक है, आप कह लें 1650 नए केसेस आए हैं, लेकिन मुझे अभी भी उस तरह की सेंसेशनल या उस तरह की संगीनी नहीं नज़र आती है फिगर्स में कि कोई ख़तरे की घंटी बजाई जाए। गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला किया है। आपने इस्लामाबाद की बात की, यही मेरा पॉइंट है मुजम्मिल साहब, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि हमें भी सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हम खतरे की तरफ जाएं, ये एक एक करके हम फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन। इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछली दफ़ा भी तो देखें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कामयाब रही है ना, और मेरा व्यू है कि अगर गवर्नमेंट की पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कामयाब रही और स्मार्ट लॉकडाउन से और वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए और उन्होंने कहा कि रोज़गार का पहिया भी चलेगा, ज़िंदगी का पहिया भी चलेगा, और उसके साथ साथ हम छोटा छोटा स्मार्ट लॉकडाउन करके इसको कंट्रोल कर लेंगे। मेरे समेत बहुत सारे लोग उस वक्त गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे थे और हम समझ रहे थे कि गवर्नमेंट तबाही की तरफ ले जाएगी, पूरी दुनिया में मुकम्मल लॉकडाउन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुकम्मल शटडाउन हो रहा है और ये पाकिस्तान में रोज़गार का पहिया और सब कुछ चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक साबित हुआ, और जो उनकी कोविड स्ट्रेटजी थी वो दलील से चाहे सही साबित की जा सके या न की जा सके, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ने तो उसको सही साबित किया। अब उसके लिए हमारे पास कोई दलील हो गई जी वो कैसे हो गया, मुजज़ा हो गया, ये हो गया, वो अपनी जगह है, लेकिन वो हो गया। और जो पहला फेज था वो हमारे इर्द गिर्द हमसाया ममालिक की निस्बत हम तो बहुत बेहतर हालत में रहे, और हमारा वो नुकसान नहीं हुआ जो इंडिया में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की अगर स्ट्रेटजी पहले फेज में कामयाब रही है तो हमें इस मौके पर फिर गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए, और वो जिस तरह का भी स्मार्ट लॉकडाउन, शॉर्ट लॉकडाउन महदूद इलाकों में लेकर चल रहे हैं जैसे कि वो पहले गए हैं, तो उसी तरह हुकूमत के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर पहले उनके कामयाबी मिली है तो उम्मीद करते हैं दोबारा भी मिलेगी। अब हमें ये, हमारे पास तो कोई इस वक्त ये दलील नहीं है कि हम कहें जी कि गवर्नमेंट गलत कर रही थी। अगर गलत कर रही होती तो पहले नुकसान ना हो जाता। अगर पहले कामयाबी मिली है और हम बाकी दुनिया से बच गए हैं तो कम से कम इस मौजू पर तो हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, हमें हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ खड़े होना चाहिए। कामरान, हुकूमती पॉलिसीज़ आपको नज़र भी आ रही हैं? अब दूसरा ये मैं ज़रा 11 शहर गिनवा दूँ, कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, यहाँ ये 11 हो गए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी हम ज़रा ख़तरे से पीछे हम नहीं जा रहे आगे ख़तरे की तरफ?
देखिए, आपने गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी की बात की, तो गवर्नमेंट की जो अपनी जो हिकमत अमली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन है। एक तरफ NCOC की तरफ से बाकायदा तौर पर असद उमर साहब ज़ाहिर है उसको हेड करते हैं, जो हमें एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा जाता है कि आप मास्क पहनें और बड़े इज्तिमा से गुरेज करें। लेकिन साथ ही साथ आपको तब हैरानी होती है कि इसी पिछले ही हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने KPK में 2 बड़े इज्तिमा किए और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और वही वज़रा बाकायदा तौर पर ट्वीट करके ये बता रहे थे कि जो लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, ये देखें कि लोग जौक तर जौक किस तरह इमरान खान के जलसे में आए हैं। लेकिन वो साथ ये बात भूल जाते हैं कि आप अपनी बात को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ आप अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप दूसरी लहर है कोविड की और आप इस तरह के बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, और ख़ुद जब ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं आवाम को? एक तरफ ये पैगाम दे रहे हैं कि कोरोना की लहर जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, आम लोगों से ये तवक्को रख रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, समाजी फासला रखें। दूसरी तरफ आप बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, तो आप लोग क्या पैगाम लेंगे? इसका मतलब है तो इसीलिए लोग संजीदा नहीं लेते इन तमाम मामलात को। पहले भी हमारे ज़हनों में खदशात थे, जो आम लोग थे उन्होंने कोरोना को एक आप समझने की साजिश समझा, और जब पहली लहर के बाद हमें बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अब तो मुझे लगता है कि लोग बिल्कुल उसकी परवाह नहीं कर रहे। हालांकि जो केसेस आ रहे हैं, जो सिचुएशन है वो यकीनन अलार्मिंग है। और ये कहना कि क्योंकि पहले फेज़ में मार्च में जब या फरवरी में जब ये केसेस आए हमें उतना नुकसान नहीं हुआ, और इस चक्कर में या ओवर कॉन्फिडेंट होना कि इस दफ़ा भी ये दूसरी वेव गुजर जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक सही हिकमत अमली नहीं होगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि शायद जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये जो कोरोना के जो केसेस हैं उसमें इजाफा भी होता है और इसकी जो शिद्दत है शायद वो फिर ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में ये जो 3-4 महीने का पीरियड है हमें इसमें एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए, और ये उस सूरत में हो सकती है कि जब गवर्नमेंट के कौलो फेल में तजाद ना हो। जब आप लोगों को एहतियात करने के लिए कह रहे हैं तो आप खुद भी एहतियात करें, जब आप समाजी फासले की बात कर रहे हैं तो आप खुद भी समाजी फासलों को बरकरार रखें। अदरवाइज अभी तक यही हो रहा है कि गवर्नमेंट जो पैगाम दे रही है लोग उसको हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं, उसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा जुनैर, आपकी तरफ में आऊंगी सवाल का मजीद खुलासा करके। हुकूमत पॉलिसियां बना रही है, कवानीन बना रही है, लेकिन आवाम को उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो रही है। उधर आवाम है दूसरी साइड पे जो कि उन पॉलिसीज पर, उन कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जानते हुए कि कोरोना कितना खतरनाक है। तो हुकूमत और आवाम हम मिलकर इस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, कोविड एक इस तरह की प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जिसमें जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तकरीबन एक ही सफ़ में आके खड़े हो गए हैं। डिस्पाइट द वर्स्ट वेव ऑफ कोविड आपने देखा है कि कितने सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होते रहे हैं पॉलिटिकल US में, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स चलती रही हैं, किसी ने परवाह नहीं की। मास्क के ऊपर बहुत सियासत हुई। इंग्लैंड में अभी लॉकडाउन है, Tier 3 का लॉकडाउन है जो कि बड़ा सवेयर कंसिडर होता है, लेकिन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हम घर बैठने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल है कि व्हाटएवर द जियो फेंसिंग डेड और जिस तरीके से NCOC ने काम किया वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये क्रेडिट जैसे मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं उनको देना पड़ेगा। और जो पहला वेव का हमारा तजर्बा था वो बहुत कामयाब रहा। इफ़ यू डू रिमेंबर तो नवंबर का लास्ट वीक एंड दिसंबर वाज द टाइम जब वुहान में फ़र्स्ट केस जो है वो रिकग्नाइज हुआ था और ये चीज़ें आगे की तरफ चली थी। तो अभी हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं और ये वही पीरियड है जिसमें ये वायरस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इवॉल्व होने के बाद। तो ख़तरा इस बात का है जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस दफ़ा इतना टाइम गुजारने के बाद हमारी इम्यूनिटी ने अगर फर्स्ट वेव सर्वाइव कर भी ली है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सेकेंड वेव में वो ज़्यादा पावरफुल होकर हमें अटैक करे। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हम इसको ईजी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी तक इस पर स्टडीज़ तो कोई है नहीं, कोई रिसर्च तो है नहीं। लेकिन बहरहाल अगर अभी तक कोरोना एज अ वायरस सर्वाइव कर गया है इसका मतलब है कि वो पावरफुल होकर वापस आ सकता है। तो ये शादियों के इवेंट्स,
ये इज्तिमा सियासी और कैंपेनिंग गिलगित की, ये सब होता रहेगा अगर ज़िंदा रहेंगे। तो मेरे ख्याल है इस वक्त लीड करना चाहिए कौम को कि एहतियात करें और अपने लव्ड वंस का ख्याल करें, क्योंकि सिर्फ 9, जब कोई कहता है ना कि सिर्फ 9 लोगों की डेथ हुई है, तो वो 9 लोग हैं, वो 9 इंसान हैं। मेरे ख्याल है वो भी बहुत बड़े एक तादाद है। 9 इंसान है, मैं कहूँगी कि 9 ख़ानदान हैं और उनसे जुड़े आगे की नस्लें हैं। जनरल साहब, देखिए जी, बात यह है कि एहतियात ही एक ऐसी चीज थी जो कि हमें बचाती रही। बाकी तो पॉलिसीज वगैरह बनती रही, अवेयरनेस हमने क्रिएट की, हमें एनसीओसी से गाइडेंस मिलती रही, ये सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन फिर आके आखिर में बात उसी पे रहती है जो इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है। आप अगर मस्जिदों में चले जाएं, शादी हॉल में, मैरिज बैंक्वेट हॉल्स में, वहां पे या रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उन्होंने खुद तो कुछ इंतजाम किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, लेकिन लोग उस पर नहीं अमल कर रहे। लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लोग मास्क नहीं पहनते। तो बात यह है कि अगर तो लोग इसी तरह केयरलेसनेस अपनी रखें तो फिर नेचुरली ये तो और कोई जरिया नहीं है इसको कंट्रोल करने का, क्योंकि अपनी जान के बारे में खुद सोचना सबसे पहले लोगों का फर्ज है। तो उसमें शायद जरूरत हो सख्ती करने की कि आप जैसे ये जो बैंक्वेट हॉल्स वगैरह इनको तो ये सील कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों को सील कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि इंडिविजुअल्स को फाइन करना शुरू करें, वो उनको सड़कों पे चेक करना, रोकना। क्योंकि ये हम बार बार कह तो रहे हैं लोगों को कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, फिर आप अपने हाथ धोएं, घर आते हैं तो हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, ये सारा कुछ कह रहे हैं लेकिन इसमें अमल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल्स का इसमें ज्यादा कसूर है कि जब आप तावन नहीं करते तो फिर अपने लिए भी मसाइल पैदा करते हैं और हुकूमत के लिए भी। आपको याद होगा कि जब लास्ट पीक आई थी तो हमारे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रही, उस वक्त पांच जगहों पे कॉरिडोर लोगों ने पेशेंट्स अपने रखे हुए फेंके हुए थे हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि आप अगर बढ़ जाए तो फिर हुकूमत के रिसोर्सेज वो भी नाकाफी होते हैं। तो ये जरूरी यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने एहतियाती तदाबीर पे ज्यादा तवज्जो दें, ज्यादा जोर दें, और उसमें अगर हुकूमत को सख्ती करनी पड़ती है तो बिल्कुल की जानी चाहिए। रज़ा उर्मी साहब, अमेरिका में बैठे हैं आप, वहाँ पे सिचुएशन इस वक्त क्या है? जाहिर सी बात है सेकंड वेव इस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ से सीखें, वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन देखें, ये करें वो करें, लेकिन अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, हमने देखा है वहाँ पर अवाम, उन्होंने भी इतना कोई बॉदर नहीं किया कोविड को लेकर। जी, बात ये है कि ये बिल्कुल यूएस में तो बहुत बुरा हाल है। अगर आप देखें रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 1 हफ्ते से जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं। मगर यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइजेशन है कि ये डिपेंड करता है कि आपका सियासी व्यू क्या है, आप कहाँ रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो एहतियात करते हैं और बहुत से हैं जो नहीं। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दिन भी। लेकिन जो बाइडेन सपोर्टर्स, इसीलिए आपने देखा कि 10 मिलियन के करीब लोगों ने जो है बजरिया डाक या पहले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट कर दिया। तो इस तरह से एक तकसीम शुदा मामला है। लेकिन चूंकि कोविड की ये दूसरी वेव अब है दुनिया भर में इस वक्त प्रिवेल कर रही है, तो एहतियात बिल्कुल लाजिम है। और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का पहला कामयाब जो फेज था जिसका जिक्र अभी किया सब पार्टिसिपेंट्स ने, उसमें एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने बहुत सारे इक़दाम उठा लिए थे। मसलन स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थे, शादी हॉल, सिनेमाज, इस तरह की जो पब्लिक प्लेसेस थी। आई थिंक सब मसाजिद का मसला रह गया था, वहाँ पे वो नहीं मान रहे थे मौलवी साहिबान। लेकिन वो जो इक़दाम उठाए गए उनका फ़ायदा बिल्कुल हुआ, और उनका फ़ायदा ये हुआ कि मज़ीद हम एक जो स्प्रेड था एक बहुत वाइड किस्म का, उससे बच गए। और अभी भी जैसे अभी सब कह रहे हैं कि एहतियात लाजिम है। अगरचे के पहला जो वेव थी उसको हमने अच्छी तरह हैंडल कर लिया, या कुछ इम्यूनिटी भी है। लोग इसके ऊपर साइंसदान देख भी रहे हैं कि क्या वजह है कि जनूबी एशिया में, खुसूसन पाकिस्तान में ऐसी क्या इम्यूनिटी है इस वायरस से जिससे कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ये नहीं लाहक हुए, वायरस नहीं गया। लेकिन वो एक अलग बहस है। अभी तो सरे फहरिस्त जो मामला है वो ये है कि एहतियात की जाए, और ये जो पब्लिक इज्तिमात है, स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको दोबारा से
नाफिज किया जाए। कुछ ही देर की बात है और अब वैक्सीन, आज की अच्छी जो खबर है कि एक वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव है फाइजर की, और वो जो है उससे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स जो है वो ऊपर जा रही हैं। तो यकीनन ये चंद और महीनों की बात है, ये वैक्सीन भी रोल आउट होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, मैं आप ही के ये सजेशंस बिल्कुल लास्ट में लूँगी कि कुछ ही दिनों की बात है और पैनल को आपने देखा कि इनके व्यू बॉक्स में ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है और सभी ये कह रहे हैं कि हाँ, हम डे बाय डे एक नए खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीज़न जो है वो वेडिंग सीज़न है, तो एहतियात कर लीजिए। हमने कोविड पैंडेमिक डेज में भी महदूद सी एक गैदरिंग रखकर घरों में शादियाँ निपटाई हैं, तो बेहतर ये होगा कि स्कूल, कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं और अभी हम उनको बंद करने की तरफ नहीं जा रहे, तो बार खुले हैं, हुकूमत वहाँ पर भी अभी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं करे, ताकि मईशत का पहिया चलता रहे, लोग बेरोजगार ना हो, मौशी तौर पर हम कोलैप्स ना करें। तो ये जो शादियों वाला सीजन है, जरा वहां पर भी आप लोग एहतियात करें, कोशिश कर लें, कम लोगों को बुला लें, छोटा फंक्शन कर लें, ताकि आप और आपके प्यारे इस मोहलिक वायरस से बचे रहें। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मंजरनामे से कुछ एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दूं और वो ये कि जो हमारा अपोजिशन का एक इत्तेहाद अलायंस है PDM, इसने नया मिसाक़े जमहूरियत लाने का ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की इजलास के बाद मीडिया से और कहा कि 13 नवंबर को PDM की स्टीयरिंग कमेटी एक इजलास जो है वो चेयर करने जा रही है और उसमें जितनी भी तमाम सियासी जमातें हैं जो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो इस नए मिसाक़ के हवाले से अपनी अपनी गुजारिशात, अपनी अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा जिस पर अगले ही रोज़ 14 को दोबारा से नशिस्त लगेगी, दोबारा से बैठक होगी और देखा जाएगा कि किस तरह से अब इसमें मज़ीद इम्प्लीमेंटेशंस की जानी चाहिए और नए क़वानीन को मंजर पर आना चाहिए। और ये जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा उसको जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे और मियाँ साहब भी वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि मौजूदा सियासी माहौल में इस मामले पर हकीकी तौर पर पेशरफ्त मुमकिन है? जनरल साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, जरा बताइएगा जिस किस्म का पॉलिटिकल टेम्परेचर हम इस पाकिस्तान में देख रहे हैं, कुछ सोच समझ के ये जमातें बैठी हैं एक साथ कि कोई नया मिसाक, कोई नया मुआहदा बनाया जाता है ताकि कुछ बेहतरी की तरफ जाया जा सके? हकीकी तौर पर पेशरफ्त मुमकिन है? क्योंकि इन सभी की ख्वाहिश पर ये ड्राफ्टिंग होगी ना सब कुछ। देखिए, एक तो इनके इमीडिएट गोल्स हैं कि फौरी तौर पे हमें क्या मिलना चाहिए, और कुछ गोल्स हो सकते हैं कि आइंदा के लिए क्या तरीकाकार हो। जो फौरी तौर पे हैं उनमें तो आपस में इनकी मुमासलत नहीं है, आपस में इनका एक जैसी सोच नहीं है और मुख्तलिफ पार्टियों के अज़ाइम मुख्तलिफ हैं। उसमें हम बात करते रहे हैं, मौलाना पहले दिन से ही चाहते थे कि ये सिस्टम आगे ना चले, और नून लीग अगर चाह रही है कि किसी न किसी तरह गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए तो वो ख्वाहिश दूसरों की भी हो सकती है, लेकिन नए इलेक्शन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, वो वहां पे अपने तौर पे मंजूर। तो मिसाके जमहूरियत में आइंदा के लिए तो आप कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हो तो फिर हमारा रवैया ये होगा, या जिस तरह पहले मिसाके जमहूरियत हमने बनाया था उसमें अदारों के साथ रिलेशनशिप की बात थी, वो चीजें आप तय कर सकते हैं। उनमें भी हमने ये देखा कि बिल आखिर इम्प्लीमेंटेशन का मसला मौजूद रहा। मिसाके जमहूरियत हो तो जाता है, हो भी जाएगा, आगे भी कर लेंगे कोई ना कोई तय, एक दूसरे के लिए कुछ पाबंदियां बना लेंगे, लेकिन वक्त आता है तो फिर जिसको जो चीज हुई वो वही करता है। जब पहला मिसाके जमहूरियत साइन हुआ तो उसके फौरन बाद मोहतरमा बेनजीर जो है वो मुशर्रफ के साथ अपने मामला तय कर रही थी, और मिसाके जमहूरियत में तय हुआ था कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं करे, लेकिन राब्ते मौजूद थे और उन राब्तों के साथ साथ आपने एंडोरो भी करवाया। तो आज भी सूरत हाल वही नजर आती है कि अगर किसी को कुछ और जरूरत पड़ी तो वो अपने तौर पे अपना रास्ता अपना लेगा, बावजूद इसके कि मिसाके जमहूरियत मौजूद हो। ये हमारी सियासत का अलमिया है, लिहाजा कर लेने से कोई मुझे इतनी तवक्को नहीं कि ये मिसाके जमहूरियत आ गया तो हमारी सियासत में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, वो नहीं हो। अच्छा,
कामरान, ये मिसाक़े जमहूरियत का जो मामला है, इसमें किसी एक फरीक के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इस रस्सी का हमें दूसरा सिरा भी देखना तो जाके गवर्नमेंट से मिलता है। आपको शुरू में याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली फ्लोर पर मिसाक़े मईशत की बात की थी। अगर हम सब ने कहा था अगर ऐसा हो जाता तो इकॉनमी ज़रा बैलेंस होती। इस बार दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है मिसाक़े जमहूरियत के मामले को। कोई हकीकी पेशरफ्त? आपने मेरे ख्याल में हुकूमत की बात की, मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा कि शायद एस्टेब्लिशमेंट कहने की इजाज़त है, क्योंकि खुल के बात करनी चाहिए ना कि अकेले मेरे ख्याल में ये जमातें जो हैं एक डॉक्यूमेंट तो खूबसूरत प्रोड्यूस कर सकती हैं कि उसमें 1 2 3 4 5 जितने नकात पेश करें और उसमें आपको सब ज़बरदस्त लगे कि आइन कानून और तमाम बातें, लेकिन वही वाली बात है कि हमें एक रियलिटी को मानना है। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। खुद जनरल साहब ने जब जिक्र किया कि माजी में 2007 में जब मिसाक़े जमहूरियत हुआ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौरान, और उसी असना में कुछ बल्कि उसी दौरान ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुशर्रफ और उनके जो भी एड्स थे उनके साथ मिल के NRO के बारे में कर रही थी। लेकिन उसके अंदर ये एक्नॉलेजमेंट भी है ना कि आप किसके साथ बातचीत करते हैं। मतलब मैं अगर किसी के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अगले शख्स के पास या इदारे के पास कोई इख्तियार है ना। मुझे अगर सियासत में वापस आना है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अगला इदारा है वो ताकतवर है, तो इस चीज़ को भी तो मानना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक फरीक तो सियासी जमातें या अपोजिशन की जमातें होंगी, जो दूसरा फरीक है बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो बीच में शामिल नहीं होंगे तो अगर आप एक मिसाक़े जमहूरियत और ले भी आएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल में इससे पहले भी बहुत लोग अपोजिशन के अंदर भी और बाकी लोग भी ये बात कर चुके हैं कि शायद हमें पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। उसके अंदर तमाम सियासी जमातें भी शामिल हों, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हों और देखें कि पाकिस्तान को आगे लेकर के किस तरह चलना है। अपने ज़ाती मफादात आप एक तरफ रखें और किसी मिनिमम एजेंडे पर आप इत्तेफाक राय करें। अगर ऐसा कोई काम करेंगे फिर तो होगा, अदरवाइज बिल्कुल जो जनरल साहब कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर मिसाक़े जमहूरियत बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जिस जमात को जो अपना मफाद सूट करेगा वो मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले दरवाजे से दोबारा बातचीत करके एंट्री मार दें और फिर जो सारा जो कॉन्सेप्ट है मिसाक़े जमहूरियत का, जो माजी में जिस तरह से ख़त्म हुआ दोबारा ख़त्म हो जाएगा। रियलिस्टिकली इसको देखना पड़ेगा और रियलिस्टिकली ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तो कोई वेरी शॉर्ट टर्म के ये मिसाक़े जमहूरियत कम गिव एंड टेक का मामला ज़रा ज़्यादा होगा। एक बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाने ब्रेकिंग है, ज़रा मैं वो अनाउंस कर दूँ। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत पोलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन महंगाई से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का नुकसान आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। 2 साल की मेहनत से मईशत को पांव पर खड़ा किया, ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं। उन्होंने इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर फिक्र किया। मुल्की मौशी सूरत हाल और हुकूमत की मीडिया हिकमत अमली का भी बगौर जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी टीम को मौशी कामयाबियों को मीडिया पर उजागर करने की हिदायत भी की है। प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि स्वात और हाफिजाबाद के जलसों से साबित हो चुका कि अवाम का हम पर एतमाद कायम है। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन क्लीन स्वीप करेगी। तो पॉलिटिकल कमेटी का ये इजलास हुआ जिसे चेयर कर रहे थे खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। मुझे अगर आप ऐड करने दें प्लीज, ये जो बात वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, हमारे यहाँ अलमिया पता है क्या है कि जब आप इक़्तिदार के ईवानों में बैठते हैं तो आपका जो हकीकी ज़मीनी हक़ाइक़ है ना उससे आपका डिसकनेक्ट होता है। या तो आपको पता नहीं होता या जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो सिर्फ अच्छे की तस्वीर आपको बताते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत सही समत पर जा रही है तो फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप इकनॉमिक एक्सपर्ट से बात कर लें, आम लोगों से बात कर रहे हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। रज़ा रोमी साहब, मिसाक़े जमहूरियत बताइएगा, कुछ पॉजिटिव हम उम्मीद रखें आगे अपने पॉलिटिकल कंडीशन में जो टेम्परेचर है हमारा? देखिए, मिसाक़े जमहूरियत जो है वो एक संगे मील था 2006 में जब वो बना और उसी की वजह से आपने देखा कि जो पाकिस्तान में एक स्पेल आया और जो भी चल रहा है जमहूरियत का उसमें बहुत ज़्यादा उसका जो है रोल है। बल्कि आपने देखा कि 2008 में जब पीपीपी की गवर्नमेंट आई, अगरचे कि इनके आपस के इख्तलाफात थे और इन्होंने वायलेशंस भी की, मगर उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नवाज शरीफ ने बिल्कुल भी उस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश नहीं की कि कोई भी बैकडोर डील नहीं की।
वो बात ठीक है कि उन्होंने पंजाब में इंटरवीन किया और वो मेमो गेट केस में चले गए थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद यही चीज जो है 2014 के धरने में आपने देखा कि जब नवाज शरीफ का जो है वो प्रेशर में थे, तो उस वक्त पार्लियामेंट जो है और स्पेशली जो बड़ी ऑपोजिशन पार्टी थी पीपीपी, वो उन्होंने वज़ीर आज़म का साथ दिया कि वो उनकी गवर्नमेंट को नहीं फॉल करने देंगे। तो ये रिवायात जो हैं, ये माजी की जो हमारी तल्ख हक़ाइक़ हैं उनको बदलने का एक जरिया होती हैं। और अगर ये अभी हो रहा है तो उसमें दो जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अहम है। नंबर एक तो ये कि पीडीएम के अंदर चूंकि इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ सोच और नजरियात हैं, और उनको ये भी शायद खदशा है कि उनको जो है पीडीएम को टूट ना जाए या उसको तोड़ा ना जाए, तो शायद ये बात उसकी भी एक अक्कासी करती है कि जो इनका भी इत्तेहाद है वो बरकरार रहे, क्योंकि मुख्तलिफ जो सियासी प्लेयर्स हैं उनके टारगेट्स हैं। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आने वाले चंद महीनों में अपोजिशन को बहुत उम्मीद है कि कोई तब्दीली कुछ ना कुछ होगी, वेदर इन हाउस चेंज होती है। दूसरे के लिए दरवाजे खुले जा रहे हैं। रज़ा रोमी साहब, ये मिसाके जमहूरियत को रिन्यू करने के हवाले से राइट मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, ऐसे ही मैं समझता हूँ ये बहुत टाइमली मूव है। और जो लोग ये कहते हैं कि पिछले मिसाक जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों की क़यादत को मुल्क से बाहर रखा हुआ था, और वो बरमला जलसों में कहते थे कि हम इनको वापस नहीं आने देंगे और इनका पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं है। और उस वक़्त भी एक किंग्स पार्टी बनाई गई हुई थी और उस किंग्स पार्टी के ज़रिए मुल्क को चलाया जा रहा था और दोनों बड़ी जमातों को और उनकी क़यादत को पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा था। और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को उन दोनों को वापस मुल्क में आने दिया, बल्कि उनको NRO भी दिया, बल्कि उसके बाद उनको इक़्तिदार देने पर भी मजबूर हो गई इस्टेब्लिशमेंट। और वो एक बहुत कामयाब डॉक्यूमेंट था, और जितनी बड़ी वो सक्सेस स्टोरी थी उसका हम ये सक्सेस का पहलू भूल जाते हैं कि उसने पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया पकड़ के रखकर एक डॉक्यूमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल नील डाउन करने वाली बात थी। अब जो नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत टाइमली चीज़ है। देखना ये पड़ेगा कि इसके नए के खदोखाल क्या हैं, इसकी ज़ुबान क्या है, और अगर तो ये एक सख्त ज़ुबान में और सख्त खदोखाल के साथ सामने आता है, क्योंकि इस वक्त पीडीएम में ये लग रहा है कि नवाज़ शरीफ का बयानिया भारी है। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और बलोच कौम परस्त जमातें, ANP और दीगर जमातें नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हैं, उनमें हमें पीडीएम में पीपल्स पार्टी की सोच हावी नज़र नहीं आती है। और ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को उन 11 जमातों के साथ, 10 जमातों के साथ बिलाखिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाने का रास्ता पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नज़र नहीं आ रहा। अब बात एस्टेब्लिशमेंट की जाए या नाम लिए जाए, बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। अगर लड़ाई सिर्फ इतनी है कि लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करना है या नाम लेने हैं, तो ये तो कोई लड़ाई नहीं है ना। और ये अब नए चार्टर में तय हो जाएगी ये बात भी, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ के बयानी के मुताबिक तय हो जाएगी। मैं समझता हूँ जितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी पहला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, दूसरे चार्टर से भी वैसी ही कामयाबी की बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल आइसोलेशन है इमरान खान की भी और सेलेक्टर्स की भी, उनके उसके लिए ये खतरा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन डालूंगी जुनैरा आपकी तरफ आते आते कि पीडीएम में आपने कहा कि मियाँ साहब का बयानिया भारी है। मुजम्मिल साहब, अगर ऐसा होता तो बिलावल भुट्टो साहब सबूतों के पेश होने की बात ना करते। बहरहाल जुनैरा, ये होगा कुछ हकीकी पेशरफ्त ये इस मिसाक जमहूरियत से? नहीं, आप मुझे इसका जवाब तो देने देना, आप मुझे इसका जवाब तो देने दें। मुजम्मिल साहब, टाइम कम है। जुनैरा जी, देखिए, बात यह है कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे सच भी अपना अपना है, हिस्ट्री भी अपनी अपनी है। तो मैं भी वो वाला सच बोल देती हूँ या वो वाली बात कह देती हूँ जो मैं समझती हूँ, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सिर्फ देखने की चीज़ ये है कि जो मिसाक जमहूरियत पहले हुआ था,
क्योंकि मैं पर्सनली आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। वो उनकी प्रेजेंस में साइन हुआ था और उनके एग्री करने से साइन हुआ था, तो मैं समझती हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट था। उसमें पॉलिटिकल थॉट बहुत अच्छी थी। तो अगर उसी को निकाल के उसी में कुछ ऐड कर लें तो मेरा ख्याल है काम बड़ी जल्दी हो सकता है। वो इतना इफेक्टिव डॉक्यूमेंट था, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जमातें तो एक एक इलेक्शन पे बिखर जाती हैं, वो तो एक एक मामले पे एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट चली जाती हैं। कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं है इनकी, कोई पाकिस्तान फ़र्स्ट या व्हाटएवर फ़र्स्ट का ऐसा नारा नहीं है जिस यार्ड स्टिक पे मैं इनको मैयर कर सकूं कि हाँ एटलीस्ट इन बातों पे 2 जमातें, 11 तो बहुत दूर की बात है, ये 2 जमातें इकट्ठी हैं। तो इतनी पोलराइजेशन है इस वक्त और सारों को अपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की इतनी फिक्र है कि अनफॉर्चुनेट है। मैं बहुत खुश होती अगर ये इस वक्त जो इकट्ठे हो रहे थे इसका प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़े और गवर्नमेंट शायद कुछ अच्छा डिलीवर कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई 10 और मिसाके जमहूरियत भी ऐसे हो जाएं, तो जब तक विल और नीयत साफ नहीं होगी चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी। चलो जुनेरा, आपके लिए बस मैं यही कहूँगी पेवस्ता रहे शजरे से उम्मीद बाहर रख। बाकी रही बात मिसाक जमहूरियत के लाने के हवाले से, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है इस PDM के हवाले से, अलायंस के हवाले से। लेट्स सी कि अगर खुद से अपोजिशन अपनी तौर दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है और पॉलिटिकल मामला गवर्नमेंट की डिलीवरी और गवर्नेंस के हवाले से बात हो, मामला ठीक होते हैं तो बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।